नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए आज के इस अपने वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को कुछ इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आप चाह कर भी इनको भूल नहीं पाएंगे। तो आइए फटाफट हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और इडियम को यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ इडियम दिखाई दे रहा है। टॉक थ्रू योर हेड, क्या है? टॉक थ्रू योर हेड, जो आपके एसएससी एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। दूसरा देखिए टॉक आउट ऑफ योर हेड। इन दोनों इडियम का मीनिंग सेम होता है, इसलिए इन दोनों इडियम्स को हमने साथ में रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस इमेज में, इस तस्वीर में आपको ये जो महिला दिखाई दे रही है, इसने क्या किया है भाई? तो ये किसी से बात करने के पहले अपने चेहरे के सामने इस तरीके से हेड को यूज कर लेती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से यदि कोई भी महिला किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करे तो आप इसके बारे में क्या आकलन करेंगे, आप इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आपका निष्कर्ष यही होगा कि जो महिला है नॉनसेंस तरीके से बात कर रही है, मूर्खतापूर्ण तरीके से बात कर रही है, इग्नोरेंटली बिहेव कर रही है। ठीक है, यही इसका मीनिंग होता है। आइए इसके मीनिंग को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। टॉक थ्रू योर हेड, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? टॉक फुलिशली, वाइल्डली और इग्नोरेंटली। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की भी बात होनी चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है वी शुड नॉट टॉक थ्रू आवर हेड इफ वी आर रेशनल। यदि हम लोग रेशनल हैं, यदि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, तो हम लोगों को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को टॉक थ्रू आवर हेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले इडियम के तरफ। देखिए आज का हमारा अगला इडियम क्या है? अगला इडियम है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब क्या होता है? चर्चा का विषय होना, चर्चा का वस्तु होना। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि 5 दिसंबर 2022 को जो चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, इन चुनाव के दौरान और दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव था, इन सभी चुनावों के दौरान ये जो केजरीवाल साहब थे ये काफ़ी चर्चा में बने रहे। तो ये क्या रहे भाई? इन सभी चुनाव के दौरान ये टॉक ऑफ द टाउन बने रहे। और इसी प्रकार से इन्हीं के पार्टी के ये जो मनीष सिसोदिया साहब हैं, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, तो शराब घोटाला को लेकर के ये भी उन दिनों काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। आइए अब इनके मीनिंग को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इनका मीनिंग क्या होता है भाई? टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्कशन। क्या होता है? मैटर ऑफ डिस्कशन होता है, चर्चा का विषय होना, चर्चा का वस्तु होना। केजरीवाल वाज द टॉक ऑफ द टाउन ड्यूरिंग गुजरात इलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अपने अगले इडियम की। आज का हमारा अगला इडियम क्या है भाई? तो अगला इडियम है रस्टी निडल। रस्टी निडल, रस्टी का मतलब, रस्ट का मतलब क्या होता है? रस्ट का मतलब जंग होता है, रस्टी का मतलब जंग लगा हुआ। और निडल क्या है भाई? तो निडल का मतलब होता है सुई। ठीक है, तो जंग लगा हुआ सुई, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सुई में जंग लगा हुआ हो फिर भी वो काम कर रहा होता है, काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे इस तस्वीर में आपको ये जो निडल दिखाई दे रहा है, ये जो मशीन का निडल आपको सुई जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लगा हुआ भाई? तो जंग लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक और इमेज आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है भाई? तो फिर भी ये काम कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि रस्टी निडल का मतलब होता है कि पुराना हो लेकिन फिर भी काम कर रहा हो, खराब हो, डैमेज हो गया हो, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया हो, फिर भी काम कर रहा हो, काम उसे लिया जा रहा हो। या ऐसा कोई व्यक्ति जो थक चुका हो, बुरी तरीके से थक चुका हो, बीमार हो, फिर भी वो किसी काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ अच्छे तरीके से कर पा रहा हो। तो ऐसी सभी बातों को बताने के लिए हम लोग इस इडियम का यूज़ करते हैं, रस्टी निडल का। किसका? रस्टी निडल इडियम का यूज़ करते हैं। आइए अब इनके मीनिंग को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए रस्टी निडल का मीनिंग क्या है? बैडली डैमेज्ड बट स्टिल वर्क्स, और इफ समवन इज वेरी सिक और टायर्ड बट स्टिल मैनेज टू डू थिंग्स एट अ फेयरली गुड लेवल। ठीक है, तो अच्छे स्तर पे वो काम कर पा रहा हो। अब इसका एग्जांपल होना चाहिए, माई ओल्ड साइकिल इज रस्टी निडल फॉर मी। मेरा जो पुराना साइकिल है, भले ही वो क्षतिग्रस्त है, खराब है, डैमेज है, बहुत पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी वो वर्क कर रहा है, हम अभी भी उससे चलने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल था। अब चलते हैं आज के अपने अगले इडियम की तरफ। देखिए अगला इडियम क्या है? अगला इडियम है हमारा लॉग हॉर्न्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो दो जानवर हैं, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? अपने हॉर्न को, हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न का मतलब होता है सींग। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया? अपने अपने हॉर्न को लॉक किया हुआ है। मतलब अब आप सामने तस्वीर में देख के समझ पा रहे होंगे ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जानवरों की। जब जानवरों में बात आती है तो जानवर इस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कभी इंसानों में भी होता है, हालांकि इंसान के सिर में कोई सींग नहीं होता। ठीक है, इंसान के सिर में कोई सींग नहीं होता है, हॉर्न नहीं होता है। इसके बावजूद जैसे यहाँ पे देखिए इंसानों की बात करें तो अब आप इस तस्वीर को देख के समझ पा रहे होंगे। यदि इंसान की बात करें तो
इंसान के संदर्भ में लॉक हॉर्न का मतलब क्या होता है भाई, तो झगड़ा करना, विवाद करना, ठीक है, बहस करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। यानी कि झगड़े के उद्देश्य से बहस करना, गर्मा गर्मी में बात करना, तहस में बातें करना, गुस्से में बातें करना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, चीखना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो रियल मीनिंग होता है, जो आपका सेंटेंस में मीनिंग इस तरीके से गिवन होता है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लॉक हॉर्न। लॉक हॉर्न का मतलब क्या होता है, इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी युद्ध में इंगेज होना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, विवाद करना, ठीक है, तीखी बहस करना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है द मेयर एंड हर डिप्टी, ठीक है, लॉक्ड, द मेयर एंड हर डिप्टी लॉक्ड हॉर्न्स ओवर प्लान्स फॉर द न्यू रोड, ठीक है। फिर से इसको ठीक से यहाँ पे हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को, द मेयर एंड हर डिप्टी, ठीक है, लॉक्ड हॉर्न्स ओवर प्लान्स फॉर द न्यू रोड, ठीक है। तो नए रोड का कोई योजना बनाना था, उसको लेकर के ये जो मेयर साहब थे और उनके जो डिप्टी मेयर रहे होंगे, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं भाई, तो ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आप जो कहेंगे वो नहीं होगा, मैं जो कहूँगा वो होगा, इस तरीके से इन दोनों में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला इडियम क्या है भाई, तो अगला इडियम है हमारा गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, गिफ्ट का मतलब क्या समझते हैं आप, उपहार, ठीक है। गैप का मतलब क्या होता है, गैप का मतलब होता है वाक्पटुता, ठीक है। यानी कि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है वाक्पटु, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने की बहुत अच्छी कला पता हो, जो बोलने में वाक्पटु हो। ये सब क्या है भाई, तो इन सबों को हम लोग भगवान का आशीर्वाद ही तो मानते हैं, ठीक है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास कुछ अच्छाई हो, आपके पास कुछ अच्छाई हो या बुराई हो, ये सब क्या है भाई, तो ये सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही किसी को कुछ अच्छा क्वालिटी मिलता है, और ईश्वर के ठीक कृपा प्राप्त नहीं होने से ही कोई गलत काम को करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको भारत में कौन देखने को मिलता है भाई, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भारत में आपको देखने को मिलते हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। तो इनके अंदर बोलने की बड़ी ही अच्छी कला थी, और ये अपने बात से लोगों का दिल जीत लिया करते थे, यहाँ तक कि अपोजिशन का भी ये दिल जीत लिया करते थे। इनके मरने के बाद इनके जो विपक्षी पार्टी के लोग रहे, जो कांग्रेस और भी दूसरे पार्टियों के लोग रहे जो विपक्ष में बैठा करते थे, उन सभी ने इनको याद किया, ठीक है, जैसा कि आप सबों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप देखिएगा कि हमारे ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये भी बोलने के कला में बड़े माहिर हैं भाई, लोगों का दिल जीतने में ये बड़े एक्सपर्ट पर्सन हैं, ठीक है। तो हालांकि इनके अंदर और भी कई अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य अच्छाई हम सबों को दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है कि इस इंसान के अंदर बोलने की कला बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। और यही कारण है कि ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मंच पे भी जाके कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी इनको बोलने का मौका मिलता है, वहाँ पे जाके ये बोलते हैं और वहाँ के लोगों का दिल ये जीत लेते हैं, ठीक है। चाहे वो अपना इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे हाउडी हो, ठीक है, या और कोई भी यूएन का कोई स्टेज हो, हर जगह पे जाके ये अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने में वाकपटु, बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या। अब देखिए इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है भाई, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग क्या होता है, द एबिलिटी टू स्पीक विथ एलोक्वेंस, ठीक है, एंड फ्लुएंसली, ठीक है। अब फ्लुएंसी के साथ धारा प्रवाह प्रभावी तरीके से बोलने की जो कला है, इसी को कहते हैं हम लोग वाक्पटु। हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वाक्पटु, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल भी होने चाहिए। एग्जाम्पल है ग्रेट पर्सन्स हैव गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए दुनिया के जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, इन सबों में देखिएगा कि लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। चाहे अपने गौतम बुद्ध की बात कर लें, या दुनिया के जो एक अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट, उनका भी नाम आपने सुना होगा। मिस्टर राजीव गांधी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। ऐसे ये अपने देश या विदेशों में भी ऐसे कई लोग हुए जो बोलने में एक्सपर्ट थे। जैसे एम के गांधी की बात कर लें, महात्मा गांधी की बात कर लें, महात्मा गांधी हो गए, जयप्रकाश हो गए, ठीक है, बिहार के जो जयप्रकाश थे, जेपी, ठीक है, जिन्होंने पहली बार एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट तक को फॉर्म करवा दिया था, या कुछ नहीं, लेकिन उनके आवाज़ में ऐसी जादू थी कि लोग उनके आवाज़ के दीवाने थे, लोग उनके आवाज़ को फॉलो किया करते थे। जेपी ने जो कह दिया वही होगा। जैसे अभी रिसेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे अभी
कुछ वर्षों पहले, ठीक है, 2014 का जो चुनाव हुआ उसके पहले आप देखे होंगे कि अन्ना हजारे साहब दिल्ली में बैठे हुए थे, ठीक है, और दिल्ली में बैठ कर धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, पूरे देश की जनता एक साथ उनका सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों के अंदर कोई भी जो दुनिया का महान व्यक्ति होता है उसके अंदर बोलने की बेशुमार कला होती है। अपने धर्म ग्रंथों में जाने का यदि हम लोग प्रयास करें तो आप गीता में सुने कि अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिया था, तो कृष्ण की बात को सब लोग फॉलो करते थे, ठीक है। उनके अंदर भी क्या था भाई, तो गिफ्ट ऑफ द गैप था। ऐसे जितने बड़े लोग होते हैं ना, सभी के अंदर क्या पाया जाता है, तो बोलने की बहुत अच्छी कला पाई जाती है। इसीलिए कबीरदास ने भी कहा कि बहुत सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे को खुशी भी मिलती है और जिससे दूसरे को नाराज़गी भी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को अपने वाणी को बहुत कंट्रोल करके बोलना चाहिए, ठीक है, नियंत्रण में इसको रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला इडियम है हमारा ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ का मतलब क्या होता है भाई, खींचना। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा, ठीक है। अब ड्रॉ द लाइन का सबसे बढ़िया आप एग्जाम्पल रामायण में देखते हैं, या रामायण में हम सबों को इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है। याद कीजिए, जब मारीच सोने का हिरन बन गया था और राम उसका पीछा कर रहे थे, हिरन को पकड़ने के लिए गए थे, और इसी दरमियान जब मारीच को राम जी ने तीर मारा, ठीक है, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, हे लक्ष्मण हे सीते, याद कीजिए। और तब सीता माता जो थी लक्ष्मण को विवश करते हैं कि जाओ अपने भाई राम की रक्षा के लिए जाओ। कैसे भाई हो, तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार होते हैं तो लक्ष्मण जी जाने के पहले क्या करते हैं, अपने धनुष से इस प्रकार का एक रेखा खींच देते। अब रेखा खींचना का मतलब क्या हो गया, रेखा खींचने का मतलब है कि उन्होंने क्या किया भाई, तो उन्होंने एक लिमिट तय कर दिया, एक दायरा तय कर दिया, एक सीमा तय कर दिया। आप इसके अंदर जब तक रहोगे तब तक आप सुरक्षित रहोगे। तो किसी भी प्रकार का कोई सीमा तय कर देना, सीमांकन कर देना, ठीक है, लिमिट लगा देना, इसके लिए हम लोग इडियम यूज करते हैं ड्रॉ द लाइन। क्या यूज करते हैं, ड्रॉ द लाइन, ठीक है। जैसे आपको किसी भी एग्जाम में आपका जो फुल मार्क्स होता है उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ड्रॉ द लाइन, ठीक है। जैसे आर्ट्स के पेपर की बात करें, लिटरेचर के पेपर की बात करें, किसी लैंग्वेज पेपर की बात करें, तो लैंग्वेज में आप जो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो बचपन से आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, और इन सभी सब्जेक्ट्स में आप याद कीजिए 80% से ज़्यादा मार्क्स जनरली नहीं आते। किसी को भी लैंग्वेज में 90% मार्क्स नहीं आते, ठीक है, बात समझ में आ गई। आता भी है तो बड़े रेयर केस में, जनरली ऐसा होता नहीं है। मतलब 90% क्या, एक दायरा बना हुआ, एक लिमिट बना हुआ है कि जिसके बाहर जल्दी कोई स्टूडेंट जाएगा नहीं। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉ द लाइन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रॉ द लाइन, यानी कि सीमांकन करना, रेखा खींचना, लिमिट तय कर देना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है भाई, तो डिक्शनरी मीनिंग होता है ड्रॉ द लाइन यानी कि सेट अ लिमिट, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है, यू मस्ट ड्रॉ लाइन फॉर द यूज ऑफ सोशल मीडिया। हम लोगों को सोशल मीडिया का जो हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वगैरह वगैरह जो हैं, ठीक है, इन सबों के यूज के लिए क्या करना चाहिए, तो इनके सबों के यूज पे हम लोगों को एक लिमिट लगा देना चाहिए, ठीक है। फॉर योर ड्यू करियर गोल, मतलब करियर का आपका जो लक्ष्य बचा हुआ है, आपके करियर का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम सबों को इसके यूज़ को लिमिट करना चाहिए, एक हद तक ही यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है और आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हैं, देख रहे हैं रील्स आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का हमारा अगला इडियम क्या है भाई, तो अगला इडियम है हमारा एसिड टेस्ट। एसिड क्या होता है भाई, तो एसिड अम्ल वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड का उस एसिड से कोई मतलब नहीं। एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। क्या होता है, अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा, मुश्किल परीक्षा, ठीक है। अब जैसे आप रामायण में ही सुने कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ठीक है। जब राम ने रावण को मार दिया, सीता को लंका से लाया जा रहा था, ठीक है, तो सीता को लंका से लाने के पहले इनको क्या किया, तो सीता जी को अग्नि टेस्ट देना पड़ा, यानी कि एसिड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ा। हम सबों के लाइफ में भी यही होता है भाई, हम सबों को अपना एग्ज़ाम देना होता है, तो पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब तो कई जगहों पे इंटरव्यू हट गया है, अदरवाइज़ इंटरव्यू भी देना पड़ता था। तो ये सब क्या है, ये सब हम सबों की कठिन परीक्षा। या कभी कभी आप देखिएगा कि कोई भी देश हो या कोई भी कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो,
या हमारा आपका लाइफ ही क्यों ना हो, कभी कभी हम लोगों को अपने लाइफ में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में इंसान डिक्लाइन कर जाएगा, हार मान लेगा, इसमें कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन यही वो समय होता है जहाँ पे पास करके, जहाँ पे अपने पेशेंस को कंट्रोल करके, पेशेंस को रख करके, धैर्य से और बुद्धिमानी से काम करके इंसान रेस में आगे निकल जाता है और वो महान बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है भाई? तो देखिए, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है एसी टेस्ट का अ सीवियर और क्रूशियल टेस्ट, अ सीवियर और क्रूशियल टेस्ट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। कोहली फेस्ड इज इट्स फर्स्ट एसी टेस्ट व्हेन ही प्लेड हिज फर्स्ट ओडीआई। ठीक है, एज कैप्टन। अब कोहली साहब जब कैप्टन बन के अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे होंगे, तो सोचिए ये उनके लाइफ का पहला एसी टेस्ट रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक और इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ दिखाई दे रहा है, एट द फर्स्ट ब्लश। क्या दिखाई दे रहा है? एट द फर्स्ट ब्लश, यानी पहली नज़र में। क्या? पहली नज़र में। अब देखिए ये मेकअप का, कॉस्मेटिक का जो ज़माना है, इसमें क्या हो रहा है भाई? तो ये देखिए ये इस कैंडिडेट का रियल फेस है। ठीक है, और आफ्टर मेकअप देखिए ये लड़की कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ऐसा चेहरा देखेगा किसका नज़र नहीं फिसल जाएगा? ठीक है, ऐसा चेहरा देखेगा किसी भी व्यक्ति का भाई नज़र स्लिप कर जाएगा, और वो क्या करेगा? पहली नज़र में ही इनको अपना दिल दे बैठेगा। ठीक है, तो लड़की लोग का काम ही यही सब है, ये लड़की लोग काम ही इसीलिए करती है। ठीक है, इस तरीके का मेकअप करेंगे, इस तरीके का मेकअप करके किसी पार्टी में जाएंगे, ताकि लोग चारों तरफ का जो अट्रैक्शन है, किसी का भी जो अट्रैक्शन है, पूरे पब्लिक का जो अट्रैक्शन है वो इन्हीं की तरफ रहे। और इसको लेकर के या ऐसे मेकअप को लेकर के लड़कियों में, महिलाओं में काफ़ी रेस चलता है, एक प्रकार का कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होता है? पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली नज़र में। जैसे आपने गाना सुना, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, ऐसे बहुत सारे गाने। ठीक है, चलिए, तो ये इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट ब्लश। ठीक है, अब आ जाइए इसका डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं। देखिए इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है भाई? तो डिक्शनरी मीनिंग होता है एट द फर्स्ट ब्लश व्हेन फर्स्ट सीन और कंसीडर। जब पहली बार आप किसी चीज़ को देखते हैं या समझते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट द फर्स्ट ब्लश। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या? एट द फर्स्ट ब्लश द प्रपोजल सिम्स रिडिकुलस। पहली नज़र में पहली दफ़ा जो प्रपोजल था वो कैसा महसूस हो रहा था? तो वो हास्यास्पद महसूस हो रहा था। ठीक है, वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, अट्रैक्टिव महसूस नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं इसके आगे। तो आज का हम लोगों का क्लास यहीं तक का था। इसी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखने के लिए या इसी तरीके से आसान बना के इंग्लिश को सीखने के लिए आप हमसे जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।